स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ठंड बहुत ज्यादा है। मैं तो दिल्ली में खड़ा हूं और यहां पे इतनी ठंड लग रही है। इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। तो सोचिए यूरोपियन यूनियन का क्या हाल होगा। मेरा भाई जर्मनी में रहता है जो कि थोड़ा हायर लैटिट्यूड पे है। वहां पर कितनी ठंड होगी। उसके ऊपर स्कैंडिनेविया है, वहां पर कितनी ठंड होगी। उसके नेबर्स है, पोलैंड है, नेदरलैंड्स है, बेल्जियम है, यहां पे कितनी ठंड होगी। तो ठंड तो हर जगह है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब ठंड, दिसंबर जनवरी फरवरी मतलब ठंड, एक्सेसिव ठंड। ठंड निकलेगी। द विंटर इज हियर। क्या ठंड यूरोप निकाल पाएगा? इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है जो कि आपको IAS एग्जाम की तैयारी करवाता है। तो IAS के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं 2024 के, आप लोगों के लिए फ्रेश बैचेस ऑलरेडी लाइव है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो जरूर सब्सक्राइब करें। भारत की टॉप फैकल्टीज आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई, टॉप क्वालिटी पढ़ाई आपके घरों तक, आपके रूम्स तक, आपके लैपटॉप के द्वारा आप तक लेकर आ रहे हैं। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मुझसे जुड़े, जहां पर आपको ये सारे PDFs अवेलेबल मिलेंगे। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। दिस इज माय टेलीग्राम हैंडल। अन्य सोशल मीडिया चैनल्स पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि ट्विटर और इंस्टाग्राम। यहां पर भी आपको खूब इंफॉर्मेटिव रील्स और कंटेंट मिलेगा। तो जैसा मैंने आपसे बोला कि क्या यूरोपियन यूनियन ठंड निकाल पाएगा, वुड इट बी एबल टू क्रॉस द विंटर, ये देखने वाली बात है। तो यूरोपियन यूनियन पर क्या इंपैक्ट हुआ है, उसके लिए यूरोपियन यूनियन का पिछले साल की आर्थिक स्थिति जानना जरूरी है। कोविड के जो साल थे, जो पीक साल थे 2020 और 2021, यहां पर पूरी दुनिया ने स्लो डाउन देखा पैंडेमिक के कारण, और बहुत बुरे हाल थे देशों के, डेथ्स हुई, लॉकडाउन्स हुए। तो उस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो गई थी। इसको रिवाइव करने के लिए या इकोनॉमी को पंप करने के लिए सारी सरकारों ने अपने देशों में पैसा डाला। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंक्स या सेंट्रल बैंकों ने भी पूरे यूरोपियन यूनियन में पैसा डाला। वो पैसा डाला तकरीबन 2 ट्रिलियन US डॉलर। 2 ट्रिलियन US डॉलर्स वर इन्फ्यूज्ड इन द यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी, मल्टीपल कंट्रीज, ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो सके। तो क्योंकि 2 साल में इतना पैसा डाला गया, इस वजह से जनवरी 2022 यानी कि इसी साल के पहले महीने, जनवरी 2022 में इन्फ्लेशन इन यूरोपियन यूनियन वाज एक्सट्रीमली हाई। इट वाज एट 5.1%। दिस इज द यूरो इन्फ्लेशन। पूरे यूनियन का इन्फ्लेशन मिला लिया जाए तो वो तकरीबन 5.5% था। इट वाज 5.6%। मैसिव इन्फ्लेशन। ये यूरोपियन यूनियन के हिसाब से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। डेवलप्ड कंट्रीज इतना इन्फ्लेशन नहीं देखती है, और वहां की कई कंट्रीज डेवलप्ड है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑल दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज। ऑलराइट, तो इतना हाई इन्फ्लेशन देखा। दिस वाज मैसिव इन्फ्लेशन दैट दे सॉ। तो ये स्थिति जो यूरोपियन यूनियन की थी, ये रशिया यूक्रेन वॉर के पहले थी। जनवरी 2022 की हम बात कर रहे हैं। दिस वाज प्री रशिया यूक्रेन वॉर। So what were the macroeconomic conditions? Reviving economy on back of massive liquidity support. Liquidity support का मतलब है कैश सपोर्ट, पैसों के रूप में सपोर्ट जो है वो सेंट्रल बैंक, EU के सेंट्रल बैंक ने दिया $2 ट्रिलियन के आसपास। सो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो 5.1%, 5.1% हो गया जनवरी 2022 में, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 0.9% ज्यादा था। और EU had an inflation of 5.6%। तो हम ये यूरो एरिया में तकरीबन 19 देश आते हैं, 19 कंट्रीज, और यूरोपियन यूनियन में 26-27 देश आते हैं। तो पूरे यूरोपियन यूनियन में जो इन्फ्लेशन था दैट वाज 5.6%, और ये पिछले साल के कंपैरिजन में 1.2% ज्यादा था, जो कि बहुत ज्यादा माना जाता है।
20-25% इन्फ्लेशन ज्यादा होना इज कंसिडर्ड टू बी अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसको अगर ग्राफिकली सपोर्ट करा जाए, आप इस ग्राफ को देखिए, व्हाट डज इट स्टेट, ये क्या स्टेट करता है कि अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, आपको जस्ट टेंडेंसी दिखाने के लिए, भाई 5.5% आप हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे तो आपको लगेगा कि ठीक तो है, ऐसा नहीं है। 5% इन्फ्लेशन यूरोप ने 10 साल में नहीं देखा, जो इस साल जनवरी में देखा गया वो 10 साल में नहीं देखा। तो 2012 में आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन वाज बिटवीन 2 and 3%। सिंस देन इन्फ्लेशन हैज बीन wavering around the same rate. It had reached to its lowest, which was in negative, less than 0% in 2015, start of 2015. Then it started to catapult. फिर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये जो है 2% हुआ, इसके आसपास जो है वो इन्फ्लेशन रहा। So inflation was close to it. इस तरीके से इन्फ्लेशन जो है यहां रहा। तो 2020 तक जब लॉकडाउन लगा तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे पैसा ही नहीं था, तो इन्फ्लेशन कहां से होगा। और उसके बाद से लेके 2021-2022 में इट स्काई रॉकेटेड, वेयर इट रीच्ड द पीक ऑफ 5%, इट ब्रीच्ड द बैरियर ऑफ 5%। तो ये कॉन्टेक्स्ट देने के लिए है कि इन्फ्लेशन 5% का यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत ज्यादा है, इट इज मैसिवली हाई। तो इतना हाई इन्फ्लेशन जो था वो तो यूरोपियन यूनियन रशिया यूक्रेन वॉर के पहले ही देख रहा था, इट वॉज प्री रशिया यूक्रेन वॉर। अब आती है बात कि कैसे ईयू सेंट्रल बैंक इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा था या कंट्रोल करने वाला था जनवरी ऑनवर्ड्स, क्योंकि इन्फ्लेशन 5% ब्रीच कर गया। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का बहुत सीधा साधा हिसाब किताब है, और वो ये है कि मनी सप्लाई को इकोनॉमी में आप कंट्रोल करें। जितनी इकोनॉमी में लिक्विडिटी घूम रही है, जितना पैसा घूम रहा है, उस पैसों को कम करें, उसका सपोर्ट जो है वो कम किया जाए। सो हाई इन्फ्लेशन इन जनवरी मेंट ईयू सेंट्रल बैंक हैज टू टेक बैक सरप्लस लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, सरप्लस लिक्विडिटी है, उसको खींच लो, दैट हैज टू बी डन। तो ईयू सेंट्रल बैंक, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक यही करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप मनी सप्लाई कम करते हो ताकि इन्फ्लेशन कम हो सके। एंड स्लो विड्रॉल ऑफ मनी थ्रू स्लोली राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। और कैसे होता है कि आप इंटरेस्ट रेट्स राइज करोगे, तो इसी तरीके ने आरबीआई भी करा, इसी तरीके आरबीआई भी ऐसे ही करता है, फेड भी यही कर रहा है, यूएस का फेड भी यही कर रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से होता यह है कि लोन्स महंगे हो जाते हैं, और जब लोन महंगे हो जाते हैं तो बोरोइंग रिड्यूस हो जाती है। सो राइजिंग इंटरेस्ट रेट वाज अ नेचुरल कॉज विदाउट मच हार्मिंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। बिना किसी तरीके से ग्रोथ को हैम्पर करे या स्टेबिलिटी को हैम्पर करे, वो ये चाहते थे कि शांतिपूर्वक तरीके से, भैया जैसे इन्फ्लेशन हमने बढ़ाया है मनी इन्फ्यूज करके, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी रिवाइव करनी थी कोविड के बाद, तो जिस तरीके से हमने पैसा डाला है उसी तरीके से हम पैसा निकाल लेंगे। दिस वॉज थॉट, बड़ा क्लीन साफ सुथरी इमेज थी ईयू की जनवरी के महीने में कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा, कम कर लेंगे। भारत में भी तो यही है, इन्फ्लेशन 7-8% पहुंच गया था, अब 5.88% है, तो ठीक है, धीरे 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 रेपो रेट 6 महीने में बढ़ा के इन्फ्लेशन को कम करके 6% से नीचे ले आए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर जो है क्या हुआ, फिर आए हमारे पुतिन भाई साहब, व्लादिमीर पुतिन। सो व्लादिमीर पुतिन सेड, I will destroy यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कैसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा कि अगर मैंने यूक्रेन पे अटैक करा, जिस तरीके से आज से 8 साल पहले मैंने क्रीमिया को एनेक्स करा था, द वे आई अनेक्स्ड क्रीमिया, सिमिलर वे आई विल अनेक्स यूक्रेन। और यूक्रेन को अनेक्स करने पे जब वॉर होगी तो यूरोपियन यूनियन के देश जो है वो रशिया पे सैंक्शंस लगाने के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन डिवाइड होगा। जब सैंक्शंस लगेंगे तो बहुत मैसिव इन्फ्लेशन होगा वहां पे, क्योंकि हम तेल के दाम जो है वो बढ़ा देंगे। वॉर को फंड करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो जब वो महंगा तेल उनके लिए होगा तो उनका जो इन्फ्लेशन रेट है 5-6% पे अभी चल रहा है, वो और बढ़ जाएगा। सो व्हाट डिड पुतिन हैव टू से, दैट देन कम्स पुतिन्स इन्वेजन ऑन यूक्रेन, सरप्राइज द एंटायर ग्लोब, कि उसने एक्चुअली अटैक कर दिया। अरे भैया, पैंडेमिक से दुनिया रिकवर नहीं कर पाई, इतना मैसिव इन्फ्लेशन चल रहा है, और उसके बाद आपको वॉर लड़नी है। वॉर लड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको आर्म्स चाहिए, सप्लाईज चाहिए, खाना चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, तो इतने रिसोर्सेस चाहिए। अब इतने रिसोर्सेस आपके पास हैं, अभी हम उभर तो पाए नहीं है, इतना पैसा आप वॉर में डाल दोगे। सो स्पेशली टाइमिंग ऑफ द इन्वेजन, तो इन्वेजन की टाइमिंग क्या थी,
फरवरी 2022, जनवरी में ईयू जो है वो ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन की चपत फेस कर रहा था. If economics can speak, this was the best time to devastate European Union, which Putin had thought. कि इस बार यूरोपियन यूनियन को हम पूरा बर्बाद कर देंगे, उसको तोड़ देंगे, उसकी कमर तोड़ देंगे जहां पे अर्थव्यवस्था की बात आती है, with a sudden shock. And the shock was obviously invasion on Ukraine. The inflation spiraled out of control. इन्फ्लेशन खूब बढ़ गया, इन्फ्लेशन डबल हो गया. 9 से 10% इन्फ्लेशन होना यूरोपियन इकोनॉमी के लिए, अभी मैंने आपको पूरा चार्ट दिखा के 10 साल में कंपेयर करा, ऑन बैक ऑफ राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस. हर चीज के दाम बढ़ गए. सप्लाई चेन तो हिंदुस्तान में इतनी महंगी है, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि तेल का दाम बढ़ गया है, लॉजिस्टिक्स महंगी हो गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी हो गई है. स्टील, गैस, क्रूड ऑयल, फॉलोड बाय अ नेसेसरी मूव बाय सेंट्रल बैंक्स टू रेज इंटरेस्ट रेट्स. तो अब आप सोच के देखिए कि दो तरफ, एक तरफ सेंट्रल बैंक, यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक है जिसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो लोन लेना महंगा हो गया. इंडस्ट्री कैसे चलती है भाई? लोन लेके चलती है ना. मुझे इंडस्ट्री चलानी है, मैं जर्मनी में बैठा हूं तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, मेरे लिए लोन एक्सपेंसिव है, तो एक तो वो महंगाई है, और दूसरी तरफ मुझे जो इनपुट तेल का दाम है, जो ये गैस और क्रूड ऑयल की बात हो रही है, ये भी महंगा है. दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसिव. तो दोनों चीजें महंगी है, जिस वजह से वो महंगाई का जो बर्डन है वो कैरी फॉरवर्ड किस पे हुआ? जाहिर सी बात है, कंज्यूमर पे होता है. तो कंज्यूमर जो है वो 9 से 10% इन्फ्लेशन की चपत में आ गया, विच इज वाई यूरोपियन यूनियन हैज सीन द हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन गॉड नोज हाउ मच टाइम, प्रोबेबली 2 decades, 3 decades. इतना मैसिव इन्फ्लेशनरी शॉक है. दिखाएं आपको अलग अलग तरीके से कि इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट है, कंज्यूमर पे क्या इंपैक्ट है. आइए देखें. देखो, सो द इंपैक्ट दैट वी आर सीइंग ऑफ राइज इन बैंक इंटरेस्ट रेट्स ऑन हाउसहोल्ड्स. हाउसहोल्ड्स मतलब आप और हम जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग, जो कि बैंक से हर चीज फाइनेंस करवाते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, यहां तक कि आप नॉर्मल चीजें जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से ऑर्डर करते हो, तो वो भी हमें ईएमआई पे मिलती है, जैसे कि फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सारी चीजें हम ईएमआई पे लेते हैं. तो अगर आप ये चीज देखें, आपको समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, दैट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज्ड. जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ गई. तो जब हम लोग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, तो हम उसकी क्या बात करते हैं? आइए देखें. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. इस चीज को देखते हैं, द सडन राइज इन इंटरेस्ट रेट. तो इंटरेस्ट रेट क्यों राइज करा? रीजन हमने डिस्कस करा है. led to hard landing of economy from the liquidity support provided by government and central bank. सरकार और सेंट्रल बैंक ने जो लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करा था, उसकी हार्ड लैंडिंग हुई. ये जार्गन है, ये सेंट्रल बैंक इस जार्गन को यूज करते हैं. जार्गन है हार्ड लैंडिंग. फ्लाइट की, प्लेन की दो तरीके की लैंडिंग होती है. एक होती है स्मूथ लैंडिंग, जिसे बोला जाता है सॉफ्ट लैंडिंग. दूसरी होती है हार्ड टर्बुलेंट लैंडिंग, की प्लेन हिल रहा है, बहुत फॉग है, बहुत बारिश हो रही है, आंधी तूफान आया हुआ है, उसमें आप प्लेन को लैंड कराते हो. या प्लेन हैज रन आउट ऑफ फ्यूल, या प्लेन के सारे वॉशरूम्स खराब हो गए, ऐसा भी हो रखा है पहले, तो प्लेन को आप लैंड कराते हो. दैट इज कॉल्ड एज हार्ड लैंडिंग. उसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है. सिमिलरली इकोनॉमी की हार्ड लैंडिंग तब होती है कि यहां पे इन्होंने क्या करा, यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक ने जनवरी में सोचा कि हम धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम करेंगे, और देखेंगे कि हमारा जो देश है, या हमारे जितने देश हैं यूरोपियन यूनियन के, वो रिसेशनरी फेज में ना जाएं, उतना रिसेशन में ना जाएं, और आप मतलब उसको बैलेंस आउट करके चीजें करोगे, जैसे हिंदुस्तान कर रहा है. वैसे ही उन्होंने सोचा, हर सेंट्रल बैंक अपने देश के लिए तो ऐसे ही सोचेगा. जनवरी में सोचा जो काम वो 2-3 साल में धीरे धीरे करते, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंस्टेंट करना पड़ा, वो हार्ड लैंडिंग हो गई. तो हार्ड लैंडिंग में एकदम से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े. आप देखिए, तो आप ये देखिए, ये इंटरेस्ट रेट्स का ग्राफ है. दिस इज द, ये ब्लू लाइन जो है, ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, मतलब लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है. 2020-2021 में ये लोन जो है वो 1-2% के बीच पड़ रहा था, 1% एंड 2%. आप देख सकते हैं 2016, 17, 18, 19, 20, ये जो है यहां से धीरे धीरे 1 और 2% इसके बीच में आ रहा था. आते आते तो 2022 तक ये इतनी नीचे था, 1.5, 1.3, 1.5% में. एकदम से 2022 में ये देखिए स्पाइक आया. दिस वाज द स्पाइक दैट वी ऑब्जर्व्ड इंस्टेंटली. तो अगर इसको और क्लोजली देखा जाए, दिसंबर 2021 में ये था अराउंड 1.3%,
और जनवरी 2022 में देखिए बढ़ते 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 2.5% हो गया। मतलब जितना इंटरेस्ट रेट इनको बढ़ाना चाहिए था ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने में। इसको बोलते हैं हार्ड लैंडिंग। सो हाउस होल्ड्स विल सफर। हाउस होल्ड्स क्यों सफर करेंगे? पैसा ही नहीं है। दे आर नॉट एबल टू बोरो मनी बिकॉज बोरोइंग्स हैव बिकम एक्सपेंसिव इमेंसली फ्रॉम दिस राइज इंटरेस्ट रेट कपल्ड विद इंपैक्ट ऑफ डबल डिजिट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तुम्हारी इकोनॉमी में है क्योंकि तेल के दाम बढ़ गए, और दूसरी तरफ हाउस होल्ड का इंटरेस्ट रेट और महंगा है। तो अब सोच के देखिए, हाउस होल्ड्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। इस वजह से आप और हम जैसे लोग जो यूरोपियंस हैं, दे आर सफरिंग। तो ये हाउस होल्ड्स हुआ। अब उसके बाद बारी आती है कॉर्पोरेट्स की, कंपनीज की। तो जब हम कॉर्पोरेशंस की बात करें, कंपनीज की बात करें, इनके लिए इंटरेस्ट रेट सस्ता कैसे होगा? इनके लिए भी महंगा ही होगा भाई। इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड इकोनॉमिस्ट कंफर्म्स सच हार्ड लैंडिंग ब्रिंग्स इंस्टेबिलिटी एंड रिसेशन। इंस्टेबिलिटी क्यों लाता है? क्योंकि अब आप एकदम से मनी सप्लाई कम कर रहे हो। इसकी वजह से जो आपने एकदम इंक्रीज करा, कॉर्पोरेशंस के लिए 2.5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और ये भी अभी हुआ है सितंबर 2022 तक। दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 तक ये आप देख पा रहे हैं कि एवरेज इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था और एकदम से बढ़ा दिया गया। तो हार्ड लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से कॉर्पोरेशंस के लिए लोन्स हो गए महंगे। अगर कॉर्पोरेट्स के लिए लोन महंगे होते हैं तो कॉर्पोरेट्स लोन नहीं ले पाते, और अगर वो लोन नहीं ले पाते तो वो और एक्सपेंशन नहीं कर पाते। नई फैक्ट्री बनानी है, नया और कुछ बनाना है, आपको सड़कें बनानी है, पर कॉर्पोरेट्स 10 काम करते हैं। तो आपको बिल्डिंग्स बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रियल एस्टेट में फ्लैट्स बनाने हैं, कोई भी चीज कमर्शियल करनी है, आप नहीं करोगे, क्योंकि सारा का सारा जो आप बिजनेस करते हो वो वर्किंग कैपिटल पे चलता है, और वर्किंग कैपिटल जो है वो बैंक से लोन लेकर पूरा होता है। पूरी दुनिया ऐसी चलती है। तो बैंक के लोन्स अगर महंगे हो जाएंगे तो ये बोरो करना छोड़ देंगे, और ये बोरो करना छोड़ देंगे तो एक्सपेंशन या इन्वेस्टमेंट देश में कम हो जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट देश में कम हो जाएगी तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? अनएम्प्लॉयमेंट विल बी ऑन द राइज। इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज्यादा है, तो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज हो जाएगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी कम हो जाएगी। इतनी सारी चीजें इकट्ठे एक साल में हो गई। कॉर्पोरेशंस विल स्टॉप इन्वेस्टमेंट ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट एंड प्रोडक्टिविटी विल डिक्लाइन शार्पली। आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी क्विकली मूव्स टुवर्ड्स रिसेशन इन 2023। तो यूरोपियन यूनियन रिसेशन की तरफ हेड कर रहा है। दिस इज समथिंग दैट द यूरोपियन यूनियन इज हेडिंग टुवर्ड्स। तो ये चीज ध्यान रखिएगा मेरी। 2 साल पहले तक यूरोपियन यूनियन जो है बहुत शान मारता था। पैंडेमिक से पहले जर्मनी, फ्रांस अपने आप को बहुत समझते थे। वहां पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट, ठीक है, सार्कोजी था, और जो नए प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के आए, उसके बाद जो एंजेला मर्केल, जर्मनी में किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट दिखाया और कभी सपोर्ट नहीं करा। इटली में अब राइट विंग गवर्नमेंट है, लेकिन इससे पहले इटली वाज आल्सो ऑन द 7th हेवन। तो अब आप सोच के देखिए, साल भर के अंदर अंदर टेबल्स टर्न हो गई हैं। आज की डेट में यूरोपियन यूनियन इज ब्लीडिंग। घमंड कभी ना करना। घमंड में तीनों गए, धन, दौलत और वंश। ना मानो तो इतिहास देख लो, रावण, कौरव और कंस। घमंड कभी मत करिएगा। घमंड जहां करो ये हाल होता है। टेबल्स टर्न हो दे, पत्ता बदलते देर नहीं लगती, और यही चीज हम यहां पे देख रहे हैं। पुतिन की वॉर ने यूरोप को किस तरीके से हॉन्ट करा। एक आदमी ने वॉर लड़ी, अपनी अर्थव्यवस्था तो खराब कर ही दी, उसके साथ साथ इतनी बड़ी कंट्री यूरोपियन यूनियन को भी बर्बाद कर दिया। इतने बड़े यूनियन को बर्बाद कर दिया। इन जून ईयू मेंबर स्टेट्स फोर्स्ड टू इंक्रीज देयर गैस रिजर्व्स। सर्दी कैसे निकलेगी? आपको सर्दी में पूरे देश, सारे देशों में हीटर चाहिए। हमारी कंट्री की तरह थोड़ी है 4-4 कपड़े पहन के बैठो, हीटर चाहिए वहां पे। और स्पेशली नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में तो बिल्कुल हीटर चाहिए। नेगेटिव टेम्परेचर्स, तो नेगेटिव टेम्परेचर्स के लिए आपको हीटर चाहिए। हीटर कैसे चलता है? हीटर चलता है तेल पे, कोयले पे, गैस पे। तो गैस रिजर्व्स चाहिए। अब गैस रिजर्व्स के लिए आपको गैस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और पूरी की पूरी गैस जो है वो इंपोर्ट होती थी रशिया से। पूरे यूरोपियन यूनियन से गैस इंपोर्ट होती थी रशिया से। ये यूरोपियन यूनियन है और ये रूस है। अब जाहिर सी बात है, आप गैस यहीं से इंपोर्ट करोगे जो कंट्री पास में होगी। भाई ये बहुत लाजमी है। ये यूएस से गैस थोड़ी मंगवाएंगे पूरी अटलांटिक ओशन क्रॉस करके। बगल में देश है, उनके पास इतने सारे ऑयल रिजर्व्स है। मेरा कल का वीडियो देखिए रशिया पे, जो मैंने अपलोड करा है आर्कटिक सर्कल पे। आर्कटिक सर्कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया एनालिसिस उसमें करी है। सो दिस इज द एंटायर यूरोपियन यूनियन। आप देख सकते हैं। तो यहां पे जो लाइट ग्रीन कंट्रीज हैं, जितनी आप लाइट ग्रीन कंट्रीज देख रहे हो,
इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है तेल की, मतलब एक सर्दी की स्टोरेज कैपेसिटी है। और बाकी जो ये आप डार्क ग्रीन कंट्रीज देख रहे हो, इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। ये अपना गैस दूसरी कंट्रीज में स्टोर करते हैं। दे स्टोर देयर गैस इन अदर कंट्रीज। तो इस वक्त यूरोपियन यूनियन ने अपनी पूरी स्टोरेज गैस कैपेसिटी जो है टू द ट्यून ऑफ 88% भर ली है। मतलब ये सर्दी जो है वो ऑलमोस्ट निकल जाएगी। दिसंबर 2022 द एवरेज गैस स्टोरेज फिलिंग लेवल वाज अमंग 88%, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। मतलब एक सर्दी के हिसाब से ये चीज है। तो अपने गैस रिजर्व्स को बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? क्योंकि भाई आपको सर्दी निकालनी है तो गैस को इंपोर्ट किया जाए। एक सर्दी तो निकल जाएगी, अगले साल क्या करोगे? What would you do next year? As a policy maker, as a planner, आपको फ्यूचर देखना है। आपको अभी एक सर्दी नहीं देखनी है, आपको आने वाले टाइम में देखना है कि 12 महीने में आप क्या करेंगे। अगली सर्दी सर पे है। अक्टूबर से सर्दी होना शुरू हो जाती है, नवंबर, दिसंबर, जैन। हाउ वुड यू सर्वाइव द विंटर? सो बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर? करेंटली रशिया सप्लाईज, अब देखिए कितनी गैस आती है, ईयू को कितनी गैस मिलती है। गैस, ईयू का जो नेचुरल गैस है उसका 40% सप्लाई रूस से आता है। और आप देख सकते हैं 27% सप्लाई जो है वो आता है इंपोर्टेड ऑयल, क्रूड ऑयल से। सो द ईयू सेंड्स द कंट्री रफली $400 बिलियन अ ईयर। मतलब रशिया ईयू से 400 बिलियन यूरोस, डॉलर नहीं यूरोस कमाता है सालाना बेसिस पे, और इतना डिपेंडेंट है उस पे एनर्जी नीड्स के लिए। सो सिंस यूरोप हैज कंप्लीटली बैंड रशियन ऑयल, इसी महीने, जिस महीने में हम अभी हैं, 5 दिसंबर से यूरोपियन यूनियन ने पूरी तरीके से रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए कि हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे, अब नहीं खरीदेंगे। एक बार गैस रिजर्व्स भर लिए और तेल नहीं खरीदेंगे। पुतिन इस चीज की वेट कर रहे थे। पुतिन ये सोच रहे थे कि यूरोपियन यूनियन पक्का सैंक्शंस लगाएंगे अगर हमने यूक्रेन पे वॉर करी। इससे पहले जब क्रीमिया एनेक्स हुआ था उस टाइम पे भी यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाने की बात करी थी, लेकिन उस टाइम पे सैंक्शंस लगा नहीं पाए थे क्योंकि इटली, बल्गेरिया, बुडापेस्ट, इन सब कंट्रीज ने बोला भाई इतना महंगा तेल की चपत हम क्यों बेयर करें। क्रीमिया को अनेक्स करता है, करने दे। अनेक्स कर रहा है ना, करने दो। अगर हम सैंक्शंस लगाते हैं उनके ऊपर तो हमें तेल और महंगा पड़ेगा, क्योंकि तेल की सप्लाई कहां से आएगी? वेयर वुड यू गेट द ऑयल सप्लाई फ्रॉम? कहीं और से ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे तो वो महंगा पड़ेगा। और इस वजह से पुतिन ने यह सोचा कि यूरोपियन यूनियन में कुछ देश ऐसा होंगे जो सैंक्शन सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ देश ऐसे होंगे जो सैंक्शन सपोर्ट करेंगे, तो यूरोपियन यूनियन डिवाइड हो जाएगा। दिस इज व्हाट पुतिन थॉट। पुतिन की थिंकिंग गड़बड़ा गई। यूरोपियन यूनियन में किसी देश ने अपोज नहीं करा, सारे देशों ने सैंक्शन लगा दिया। 5 दिसंबर 5 से उन्होंने इंपोर्ट करना पूरी तरीके से तेल बंद कर दिया, और ऑयल प्रोडक्ट्स जो है वो 5 फरवरी से डिसकंटिन्यू कर देंगे। दिस मीन्स यू विल नीड टू रिप्लेस इतना तेल जो आ रहा था आप कहां से लाओगे? विच इज 1 मिलियन बैरल्स पर डे। 1 मिलियन बैरल्स पर डे का तेल जो है आपको रिप्लेस करना है ऑफ क्रूड, एंड 1.1 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स विद डीजल स्पेशली स्कैर्स का मतलब होता है शॉर्टेज एंड एक्सपेंसिव। उसके प्राइसेस 70% ज्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि अब आपको रिप्लेस करना है। इतनी सप्लाई कहां से आएगी? कहां जाओगे इतनी सप्लाई लेने के लिए? Where would you go to get this supply from? So, Finding Dory मूवी देखिए, देखना, जब टाइम मिले मूवी देखना। फाइंडिंग डोरी, हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, हम डोरी को ढूंढ रहे हैं। पिक्चर के एंड में जाके डोरी मिलता है, और जब पूरे हालात बुरे हो जाते हैं, आप फट जाते हो, आप लुट जाते हो, आप खत्म हो जाते हो, तब जाके वो चीज मिलती है जो आप ढूंढ रहे थे। तो यहां पे आपके हालात इतने बुरे हो गए हैं, तो अब जाके आप तेल का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो कि कौन प्रोवाइड करेगा फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ईयू को यहां पे कौन मिला? जिसका कोई नहीं होता, उसके सर पे कौन हाथ रखता है? अमेरिका हाथ रखता है, यूएसए एंड कतर। सो दिस इज समथिंग दैट, तो न्यू गैस फ्रॉम यूएस और कतर, ये तो आते आते आएगी ना, इंस्टेंटली कैसे आ जाएगी? यूएस को उतनी कैपेसिटी यूरोपियन यूनियन के इतने देशों के लिए बिल्ड करनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। मिडिल ईस्ट को भी यही करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। 2026, हम कहां खड़े हैं? 2022। तो 2023, 24, 25 एंड 26 में जाके ऑयल आएगा। तो 3 साल तक आप जो है आप तेल का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो, और वो तेल का रिप्लेसमेंट आज की डेट में नहीं है ही नहीं। कहां से लाओगे? इट इज नॉट देयर। सो सिंस यू इज प्रीडोमिनेंटली गैस बेस्ड इकोनॉमी, गैस चाहिए, नेचुरल गैस, इतनी नेचुरल गैस रशिया से इंपोर्ट हो रही थी। हाउ यू विल रिप्लेस दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स ऑल्टरनेटिव सो क्विकली? कैसे वो पाइपलाइंस बनेगी? देखो पाइपलाइन, देखोगे, ये देखो पाइपलाइंस, ये पाइपलाइंस है रशिया से। सारी पाइपलाइंस कहां से कहां तक आ रही हैं?
यूके, जर्मनी, पोलैंड, ये पूरी स्कैंडिनेविया को कनेक्ट करा हुआ है। ये यूक्रेन के थ्रू आते आते ये सारे यूरोपियन यूनियन के देश हैं, ये सब है। ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये इटली है, ये आपका सो ये उसके ऊपर आप छोटी छोटी कंट्रीज है, लग्जमबर्ग है, दिस इज जर्मनी, दिस इज पोलैंड, दिस इज चेक रिपब्लिक, ये क्रोएशिया वगैरह, बुल्गारिया, बुडापेस्ट, ये सारे देश आप देख सकते हैं पूरे जो पाइपलाइन से कनेक्टेड है। पूरी पाइपलाइन रशिया से आ रही थी। ऑब्वियसली जो देश पास में वहीं से मंगवाओगे ना, यूएस जाके थोड़ी मंगवाओगे। तो सारी की सारी जो पाइपलाइंस है वो आपने खुद उस पे पैर पे कुल्हाड़ी मारी। इसमें चालाकी देखिए, लुक एट द क्लेवरनेस ऑफ यूके। यूके ये कहता है, यूके स्टेट्स कि हम तो जी तेल का सप्लाई बंद कर रहे हैं, ऑल्दो यूके इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है ब्रेक्सिट के बाद से। यूके ने बोला कि हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, we are imposing sanctions, which means we will not import oil from Russia. हम इंपोर्ट नहीं करेंगे ऑयल, मत करो जी। तो अब हमने लगाया, तुम भी लगाओ। तो यूरोपियन यूनियन के बाकी देश जो कहते, इनको बोला गया अब आप भी सैंक्शंस लगाइए, तो इन्होंने भी सैंक्शंस लगाए, हम भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। भैया समझ तो लो, यूके की टोटल जो गैस सप्लाई है उसकी सिर्फ और सिर्फ 4% आती है रशियन फेडरेशन से, सिर्फ 4%। तो अगर ये तेल का इंपोर्ट बंद करता है तो इसको कितना इंपैक्ट पड़ेगा? ओनली 4%। लेकिन ईयू को कितना इंपैक्ट पड़ेगा? 40%, 27%, इन टोटालिटी 67% का इंपैक्ट पड़ेगा। ये तो देख लेते, चल दिए बैन करने के लिए, थोड़ी अकल तो लगाओ। सो 40% ऑफ यूज नेचुरल गैस कम्स वाया पाइपलाइन एंड सी रूट्स, ये देख सकते हैं आप। सो अब हुआ क्या? इट मींस गैस मार्केट टू रिमेन टाइट एंड एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव ऑलरेडी है। कल रात का प्राइस जो तेल का था दैट वाज $5.3 पर 1 MMBTU। MMBTU यूनिट है जिसमें मेजर करा जाता है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि MMBTU कितने लीटर होता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल इज 1 MMBTU? सो दिस इज समथिंग दैट दे डिड। इट मींस गैस, अब तेल जो है, और ये 3 गुना प्राइस है। $5.3 इज ऑलरेडी 3 टाइम्स हाई प्राइस। जो तेल $1.5 MMBTU मिलता था वो बढ़ के कितना हो गया है? $5.5 हो गया है। 1.5 से 2 के बीच था, वो $5.5 हो चुका है। इट हैज बीन इंक्रीज टू, और इट वाज इंक्रीज टू $5.5। अब आप रिप्लेसमेंट में कहीं और से मंगवाओगे, जहां से भी मंगवाने की कोशिश कर रहे हो, वो तो महंगा ही देगा। इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। सो ओवर लेवरेज तो हुआ क्या? अब यूरोपियन यूनियन का क्या हाल है? ओवर लेवरेज्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हाल क्या, हालात क्या है, आइए देखते हैं। सिंपल सी भाषा में समझाता हूं, जार्गन बोलूंगा ही नहीं, समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेशन हाई था रशिया यूक्रेन वॉर के पहले। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमने क्या? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। उसमें क्या हुआ? उतने में वॉर हो गई। तो वॉर हुई तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं तेल के, वो महंगे हो गए। अब तेल के इंपोर्ट्स महंगे हो गए तो इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो गई। भाई तेल महंगा हुआ तो सब कुछ महंगा हो जाएगा ना। आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग, आपकी कार रनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सब महंगा हो गया। मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो गई तो सेल महंगी हो गई। लोग बिना तेल के चल ही नहीं सकते, हीटर की कॉस्ट महंगी हो गई। तो उस चक्कर में ईयू को अपनी कंट्रीज में सब्सिडी देनी पड़ी। सब्सिडी भी 2, 4, 5, 10, 20 मिलियन, 50 मिलियन की होती है। एक साल के अंदर अंदर दे हैड टू गिव अ सब्सिडी ऑफ $700 बिलियन। $700 बिलियन की सब्सिडी। आप सोच के देखो, पूरे भारत की जीडीपी $3.35 ट्रिलियन है, और आप सोच के देखिए उन्होंने $700 बिलियन की सब्सिडी दे डाली। 700, और ये बात ये नहीं है कि तुमने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दी है, ग्रोथ तो कुछ हो ही नहीं रही है। ये क्या कर रहे हो? तेल का दाम सबसे वो कर रहे हो। सो द डीपेस्ट क्राइसिस इन डेकेड्स इज ओनली गेटिंग स्टार्टेड, और अभी तो चीजें शुरू हुई, अभी तो पहली सर्दी है। So while governments were able to help companies and consumers absorb the losses, पहले मेरा बिजली का बिल आता था घर पे 1 महीने का ₹500। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वो बिल हो गया ₹2000, लेकिन मुझे अभी भी 500 देने हैं क्योंकि बाकी 1500 मेरी सरकार पे कर रही है। तो $700 बिलियन इन इट, एंड स्टिल इन्फ्लेशन इज एट मल्टी-ईयर हाई। इतना जो पैसा है वो आपने दे दिया, ये इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल तो हुआ नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो पहले से हाई था। EU has already committed $2 ट्रिलियन पोस्ट कोविड। आपको मैंने अभी बताया था $2 ट्रिलियन कमिट कर रखा है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, क्योंकि कोविड में इतना नुकसान हुआ। उसके ऊपर $700 बिलियन का एड दे दिया तुमने। तो यूरोप गॉट हिट बाय रफली $1 ट्रिलियन फ्रॉम सर्जिंग एनर्जी प्राइसेस। $2 ट्रिलियन आपने यहां कमिट करे, $1 ट्रिलियन की तेल की चपत है, $700 बिलियन का बर्डन यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट पे आ गया।
तो अब आप सोच के देखो कि और कितना बर्डन ये झेल सकते हैं, और कितना बर्डन झेल सकते हो आप, कहां तक जा सकते हो। कैन ईयू अफोर्ड सपोर्ट नेक्स्ट ईयर? क्या यूरोपियन यूनियन के लोग अपनी सरकारों से अगले साल भी इतना सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि चीजें यहां से और खराब होंगी, अच्छी नहीं होंगी। थिंग्स वुड गेट इवन मोर वर्स देन व्हाट दे वर। देखिए, ऑलरेडी हाई डेट सेज नो। $700 बिलियन की एड सरकार दे रही है। सरकार कहां से पैसा लाएगी? या तो टैक्स पेयर का पैसा देगी या खुद लोन लेके पैसा देगी। तो अगर आप लोन लेके या बोरो करके पैसा दे रहे हो तो बोरोइंग की कॉस्ट पे भी इंटरेस्ट रेट तो आप ही ने बढ़ाया है, आपके सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो आप अगर बोरो करके पैसा दोगे तो वो आपको भी महंगा पड़ रहा है। तो सरकार डेट में है, इसका मतलब फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर बर्डन आप आज डाल के जा रहे हो। तो ऑलरेडी जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी डेट में, उधार में। कितने डेट में? डेट टू जीडीपी रेशो कितना है? पूरे जीडीपी का कितना डेट है? देखो क्या हाल है। सो एंड ऑफ क्वार्टर, इसी साल की बात है, सितंबर की 2022 सितंबर, ग्रीस 182%, मतलब 182% डेट में है, उधारी में है। तो ग्रीस देखिए सबसे ज्यादा डेट में है। गवर्नमेंट्स डेट टू जीडीपी रेशो 180%, जितना जीडीपी है उसका 80% ज्यादा उधार है ग्रीस के ऊपर। इटली 150%, पोर्चुगल 123%, स्पेन 116%, फ्रांस 13%, बेल्जियम 108%। ये सरकारें तो ऑलरेडी उधार में है। उसके ऊपर $700 बिलियन का उधार और हो गया। उसके ऊपर अगली सर्दी तक जाते जाते और उधार होगा। कितना उधार ले सकते हो? क्या आप इस पोजीशन में हो? इट हैज ऑलरेडी क्रॉस द प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज। पैसा कहां से आएगा? वेयर विल यू गेट द मनी फ्रॉम? यही तो इकोनॉमी है। साल भर के अंदर चीजें इतनी बुरी हो सकती हैं। इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज अ डिस्मल साइंस। डिस्मल का मतलब घटिया, बेकार, यूजलेस साइंस। यूजलेस तो नहीं, लेकिन घटिया, बेकार साइंस। डिस्ट्रक्टिव साइंस कहा जाता है क्योंकि पता ही नहीं होता कि चीजें एक मिनट में कितनी खराब हो सकती हैं, सब कुछ कंट्रोल में होने के बावजूद। ये सिचुएशन है। सो बैंग ऑन प्यूटन। ये देखिए आ गया ये ओजी का फुल फॉर्म जानते हो? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये आ गए हमारे गैंगस्टर। देखिए कितने टशन में यहां बैठे हैं। 400 बिलियन यूरो का बिजनेस यूरोपियन यूनियन से खत्म हुआ, लेकिन इस आदमी पे, इसकी कान पे जू नहीं रहेंगी। बैंग ऑन पुतिन। अब आप देखिए क्या क्या हाल है, कितनी बुरी चीज है। यूरोपियन यूनियन को वहां बैठे बैठे डिस्ट्रॉय कर दिया। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, एंड इवेंचुअली व्हेन इकोनॉमी गेट्स डिस्ट्रक्टेड, इट वुड लीड टू सिक्योरिटी डिस्ट्रक्शन, इट वुड लीड टू हाई, एक्सेसिवली हाई क्राइम रेट्स। काम ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, तो क्राइम रेट बढ़ेगा। विद रिकॉर्ड हाई इंटरेस्ट रेट्स यूरोपियन यूनियन के। क्यों इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आपको लिक्विडिटी जो है वो कंट्रोल करनी है। लिक्विडिटी कंट्रोल क्यों करनी है? इन्फ्लेशन हाई है। इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी हाई। सो अगर इसको हम सम अप करें, इफ वी सम इट अप, कि क्या सिचुएशन है, देखिए यूरोपियन यूनियन की क्या स्थिति है। व्हाट इज द सिचुएशन? यूरोपियन यूनियन इज रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई। व्हाई? बिकॉज द इन्फ्लेशन इज एट रिकॉर्ड हाई। रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन है। मैंने आपको बताया 9-10% इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हो? मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हो। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया? आपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। यू इंक्रीज दी इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर रहे हो, मनी सप्लाई कम है। इसका क्या इंपैक्ट होगा? इंपैक्ट वुड बी लेस ग्रोथ और नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल ग्रोथ, नो एक्सपेंशन लेस, एम्प्लॉयमेंट लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेस। तो पोस्ट कोविड रिकवरी कहां हुई? वेयर इज पोस्ट कोविड रिकवरी? है ही नहीं कुछ। देयर इज नथिंग, नो रिकवरी। तो पूरी की पूरी यूरोपियन इकोनॉमी का बट्टा बैठा हुआ है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है ऑयल एंड गैस रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई के प्राइसेस हैं। तो अब जो है सरकार पैसा यहां दे नहीं सकती। अगर मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा नहीं है तो सरकार भी पैसा कहां से लाएगी? सरकार भी तो हमसे कमाती है, तो ही तो हम पे खर्च करती है। तो अब सरकार ऑयल एंड गैस जहां से भी इंपोर्ट करेगी, जो कि इंक्रीज दामों पे आएगा, वो ये लोग अफोर्ड तो कर नहीं सकते पे करना, नौकरियां नहीं है लोगों के पास, तो वो सरकार को बर्डन बेयर करना पड़ेगा। सरकार पैसा कहां से लाएगी बर्डन बेयर करने के लिए? वेयर विल द गवर्नमेंट? क्या पैसे छापेगी? सरकार खुद लोन लेगी। ऑलरेडी सरकारें कितनी डेट में है, दिखाया भी आपको। पोर्चुगल, ग्रीस, बुडापेस्ट, इटली, फ्रांस, सब के सब जो है उधार में पड़े हुए हैं। तो पुतिन ने इस तरीके से साइलेंटली
With unending war by Russia and forcing expanding sanctions by EU, Putin is successfully dictating the fall of the European Union. And Europe is shooting in its head. अपने सिर पे मार रहे हैं कि क्या है, अगले साल की कोई क्लैरिटी नहीं है और इस वक्त जो है हमारे हालात बहुत बुरे हैं. We are in a very bad state. We are in a soup. तो ये है इस सवाल का जवाब. आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि सर्दी कैसे निकलेगी. सर्दी बहुत ज्यादा है ना, सर्दी कैसे निकलेगी. तो यहां पे हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन खत्म होता है. जिस तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसी तरीके से मैं आपको फाउंडेशन बैच इकोनॉमी में पूरा सिलेबस, सारे कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल थॉरली रिवाइज करवाऊंगा, कवर करवाऊंगा, फिर रिवाइज करवाऊंगा, टेस्ट करवाऊंगा और हमारे सारे जो कॉलीग्स और फैकल्टीज हैं वो आपको 1000 घंटे से ऊपर में पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाएंगे. 2024 के एस्पिरेंट्स सुन लो, आपके लिए पहला बैच जो है वो लाइव है. नए साल का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से. 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है. दिस इज द टाइमिंग. इट इज स्टार्टिंग एट 6 PM. इवनिंग बैच है. ठंड है तो आप शाम को पढ़िए आराम से. सुबह से अपना आराम से सेल्फ स्टडी करिए, शाम को पढ़िए. एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस बैच. अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं, आपके आसपास आपके फ्रेंड्स हो, आपके भाई बहन हो, जो भी तैयारी कर रहा है आईएएस की, जरूर सब्सक्राइब करें. और अगर मेरा कोड यूज करोगे, सो दिस बैच ओरिजिनली कॉस्ट 30,000 रुपीज, 30,500 रुपीज, लेकिन मेरा कोड यूज करेंगे तो सेम बैच आपको 19,000 रुपए में प्राप्त होगा. कोड एक ही है, सांघी लाइव. इसी कोड को यूज करें और इस बैच को सब्सक्राइब करें. कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप कौन से और टॉपिक्स देखना चाहते हैं. और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आयुष सांघी आईएएस अकेडमी. अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे साथ जुड़े, बहुत अच्छी एनालिसिस उस पर भी मैं देता हूं. हम खूब मेहनत करते हैं और आपकी सर्विस में हमेशा अवेलेबल है. कोर्स ज्वाइन करिए और हमसे पढ़िए और भारत को सुनहरा बनाइए. बहुत बहुत शुक्रिया. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.